आज का टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पार्ट 4। इसके पहले आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के पार्ट 3 पढ़ चुकी हैं। उसमें आपने ये समझा कि इंडिफरेंस कर्व किस प्रकार से क्रमवाचक संख्या पर आधारित है, इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाया जाता है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, वो क्या बताता है। और आज के वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे जो कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन दर। इस बारे में हम बताएंगे और इसी दर की वजह से इंडिफरेंस कर्व का ढाल ऋणात्मक होता है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इसका मतलब है कि इसका प्रारंभिक भाग एकदम से गिरता हुआ होता है, ढाल ज़्यादा होता है और अंतिम भाग धीरे धीरे समतल होता जाता है, उसका ढाल कम से कम होता जाता है। तो देखिए पहले सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है। दो वस्तुओं का एग्जाम्पल लेंगे। हम पहले ही बच्चों आप लोग को बता चुके हैं कि इंडिफरेंस कर्व में दो वस्तु लेके चलते हैं, x एंड y। दोनों के कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। एक वस्तु नहीं खरीदेंगे, दोनों वस्तुएं खरीदेंगे। उपयोगिता राशि में आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि वस्तु की पहली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता सबसे ज़्यादा होती है, दूसरी से कम, तीसरी से और कम, चौथी से और कम। इस प्रकार से उपयोगिता का क्रम होता है। हालांकि हमें इस चैप्टर में उपयोगिता का मापन नहीं करना है संख्या के रूप में, लेकिन एक माइंड में बात रखनी है कि किससे कम उपयोगिता मिलती है, किससे ज़्यादा उपयोगिता मिलती है। कम इकाई का उपभोग करने से ज़्यादा उपयोगिता मिलती है और अधिक इकाइयों का उपभोग करने से कम उपयोगिता मिलती है। इस बात को आपको दिमाग में अपने रखना है। दो वस्तुएं हैं x एंड y। प्रारंभिक स्थिति में x y वस्तु 20 इकाइयां थी y वस्तु की और x वस्तु की केवल 1 इकाई थी। दिख रहा है बच्चों प्रारंभिक स्थिति क्या है, केवल इस पे फोकस करिए, ए कॉम्बिनेशन पे। 20 इकाइयां y वस्तु की, 1 इकाई x वस्तु की। तो स्पष्ट है कि जैसे कि इकोनॉमिक्स का आधार है कि जो वस्तु कम मात्रा में होती है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, उसका हम ज़्यादा उपयोग करना चाहते हैं, और जो वस्तु अधिक मात्रा में होती है उसका कम उपयोग करना चाहते हैं। पहली इकाई का उपयोग करने, पहले x वस्तु की पहली इकाई है और y वस्तु की 20 इकाइयां मेरे पास है। नहीं जाना। तो हम अब x उपभोक्ता x वस्तु का उपभोग बढ़ाना चाहता है क्योंकि उसके पास x वस्तु बहुत बहुत कम है। इसके लिए वो y वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करेगा, तब वो बढ़ाएगा। अगर मान लीजिए वो x की मात्रा बढ़ाता है, y की मात्रा भी बढ़ाता है, तो उसको समान संतुष्टि कहाँ मिलेगी। इंडिफरेंस कर्व तो समान संतुष्टि देने वाले कॉम्बिनेशंस को बताता है। तो इसलिए जब वो x की मात्रा बढ़ाएगा तो उसे y की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए कि y वस्तु की 1 इकाई और प्राप्त करने के लिए वो y वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग कर रहा है, 5 इकाइयां कम हो गई है, 5 इकाइयों का त्याग कर रहा है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर होगी 5:1, क्योंकि उपभोक्ता ने x वस्तु की दूसरी इकाई को प्राप्त करने के लिए y वस्तु की 5 इकाइयों का त्याग किया है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की 5:1, 5:1। अब उपभोक्ता की स्थिति क्या हो गई है, वो बी कॉम्बिनेशन पर आ गया है। x वस्तु की 2 इकाइयां हो गई है, पहले से ज्यादा हो गई हैं, और y वस्तु की मात्रा पहले से कम हो गई है, 15 रह गई उसके पास। लेकिन अगर अभी भी आप कुल मिला के देखें तो उपभोक्ता के पास x वस्तु अभी भी कम है और y वस्तु अभी भी ज्यादा है, यानी कि वो x वस्तु का उपभोग अभी भी बढ़ाएगा क्योंकि x वस्तु कम मात्रा में है, और किसके बदले में y वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करेगा। तो यहाँ पर देखिए उसने x वस्तु की तीसरी इकाई को प्राप्त करने के लिए y वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग किया है, 4 इकाइयों का त्याग किया है। तो अब सीमांत प्रतिस्थापन कितनी हो गई है, 4:1, 4:1।
इकाई और प्राप्त करने के लिए उसे y वस्तु की 4 इकाइयों का त्याग किया है तो सीमांत प्रतिस्थापन दर होगी 4:1 5:1 ये सीमांत प्रतिस्थापन दर है। अभी भी उसके पास क्या है कि x वस्तु कम है और y वस्तु अधिक है तो x वस्तु को बढ़ाएगा। x वस्तु की 1 इकाई का उपभोग और प्राप्त करने के लिए वो y वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करेगा 3 इकाइयों का त्याग करेगा। तो अब सीमांत प्रतिस्थापन दर हो जाएगी 3:1। इसके बाद अभी भी उसके पास जो है वो x कम है y ज़्यादा है। x का उपभोग बढ़ाने के लिए 1 इकाई उसकी बढ़ाएगा यानी कि 5वीं इकाई को प्राप्त करने के लिए यानी 1 इकाई और प्राप्त करने के लिए y वस्तु की 2 इकाइयों का त्याग करेगा। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर कितनी होगी 2:1 होगी। इसी प्रकार से अभी भी क्या है ये कम है और ये ज़्यादा है तो x को बढ़ाने के लिए 6ठी इकाई को प्राप्त करने के लिए y की 1 इकाई का त्याग करेगा तो सीमांत प्रतिस्थापन दर हो जाएगी 1:1। तो इसलिए बच्चों आपने देखा कि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है और वो कैसे पता की जाती है। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है इसका उत्तर ये है कि x वस्तु की 1 इकाई और प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता y वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग करता है उसे कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। एक बार ध्यान से फिर से सुनिए आप लोग, उपभोक्ता x वस्तु की 1 इकाई और प्राप्त करने के लिए y वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग करता है वो सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर का फॉर्मूला है बच्चों चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x बराबर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y। यानी कि x वस्तु को बढ़ाने के लिए 1 इकाई बढ़ाने के लिए y वस्तु की जितनी इकाइयों को वो कम करता है वो है सीमांत प्रतिस्थापन दर। बच्चों ये जो साइन बना है ये चेंज का साइन है। चेंज का साइन है x वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए y वस्तु की जितनी मात्रा का वो त्याग करता है वो होती है सीमांत प्रतिस्थापन दर। और दूसरी बात बताते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर की क्या होती है कि जैसे जैसे उपभोक्ता के पास x वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो x वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई को प्राप्त करने के लिए y वस्तु की क्रमशः कम इकाइयों का त्याग करता है। जैसे जैसे x की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे वो कम इकाइयों का त्याग करेगा। किसका y वस्तु की कम इकाइयों का त्याग करेगा जिसकी वजह से सीमांत प्रतिस्थापन दर कम होती है। तीसरी बात उपभोक्ता वस्तु का उपभोग तब तक करता रहता है जब तक कि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटकर 1:1 ना हो जाए। तो बच्चों 3 बातें ध्यान रखिए। पहली बात सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है x वस्तु की 1 इकाई और प्राप्त करने के लिए y वस्तु की जितनी इकाइयों में कमी करनी पड़ती है वो होती है सीमांत प्रतिस्थापन दर। दूसरी बात इस सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होती है जैसे जैसे उपभोक्ता के पास x वस्तु बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो y वस्तु की क्रमशः कम इकाइयों का त्याग करता है। और तीसरी और अंतिम बात कि उपभोक्ता वस्तु का उपभोग तब तक करता है यानी तब तक वो प्रतिस्थापन करता रहता है जब तक कि सीमांत प्रतिस्थापन दर 1:1 ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई है जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व का ढाल इस तरह का होता है। इंडिफरेंस कर्व शुरू में तेजी से गिरता है बाद में धीमी गति से गिरता है और फ्लैट होता जाता है। इसका कारण क्या है घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। देखिए पहले उपभोक्ता के पास x वस्तु की मात्रा थी OM और y वस्तु की मात्रा थी OR। अब x वस्तु की MN इकाइयां और प्राप्त करने के लिए y वस्तु की RS मात्रा का त्याग कर रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ है कि x वस्तु पहले से ज्यादा हो गई है। अब x वस्तु की MP मात्रा को प्राप्त करने के लिए y की ST मात्रा का त्याग करेगा यानी पहले से कम इकाइयों का त्याग करेगा। x वस्तु और ज्यादा हो गई है तो इसकी PQ मात्रा बढ़ाने के लिए अब वो TU मात्रा y वस्तु की TU मात्रा का त्याग करेगा जो पहले से भी कम है।
कहने का मतलब है सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होती है, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व का ढाल मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ये ओरिजिन पॉइंट है ओ, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन यानी कि इंडिफरेंस कर्व का जो झुकाव है वो ओ की तरफ है। और इंडिफरेंस कर्व की जो आकृति है इसका मुख्य कारण है सीमांत प्रतिस्थापन दर का घटना, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर इसका मुख्य कारण है। बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।